हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने दो मेथड देखी थी कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स के अंदर। फर्स्ट थी वेल्फ्रे वॉशिंग टेबल और सेकंड थी हाइड्रोलिक क्लासिफायर। ठीक है, अब थर्ड वन हम यहाँ पे देखने वाले हैं विच इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो जैसे ही नाम है यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ores and gangs or matrices। ओके, आपके पास जो ओर्स और गैंग्स दोनों का मिक्सचर होगा, उसके अंदर और गैंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके ऊपर ये मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर वो डिफरेंस हो। Either one is attracted by magnet and another one is not attracted by magnet। मतलब कि एक जो है वो मैग्नेट्स के टुवर्ड्स क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, और एक जो होगा वो मैग्नेट टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मली कौन सी और होती है, एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें तो होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये Fe2O3, Fe3O4, तो ये एक्सेट्रा, ये जो है वो यूजुअली हम सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो मैग्नेटिक रोलर होते हैं बड़े। ठीक है, ये जो है वो मैग्नेटिक नहीं होता, लेकिन ये रोलर जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर जैसे आटे चक्की के अंदर बड़ा होता था ना पहले, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक बेल्ट होगा विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रास और लेदर। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ब्रास और लेदर बेल्ट। ठीक है, या फिर ब्रास या फिर लेदर का होगा। यहाँ से क्या होगा, पाउडर गिरेगा किसका, और का। ठीक है, और प्लस गैंग का क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस गैंग पाउडर, यहाँ पे पाउडर निकलेगा। सीधे पाउडर, अभी ये बेल्ट घूमेगा तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये मैग्नेट रखा है तो यहाँ पे जो मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा एक, यहाँ पे जो मिलेगा वो, क्योंकि यहाँ मैग्नेट रोलर है इसलिए इससे थोड़ा चिपक के रहेगा, उसके बाद गिरेगा। तो ये जो है वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, और बोल सकते हैं। अगर मानो कि और जो है वो मैग्नेट के टुवर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट होगा तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे। ठीक है,
और हो सकता है गैंग भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। और ये जो है वो सीधा यहाँ पे गिरेगा, विच इज़ नॉन मैग्नेटिक। तो ये पार्ट जो है वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ठीक है। These are magnetic particles which is separated here, and these are non-magnetic particles. Okay, why these particles is fall down here? Because of this magnet ruler. Okay, clear? समझ में आया? Clear? तो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। चलो, अब आपके NCERT के अंदर एक छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, उसके हेडिंग पे लिखा हुआ है द इनोवेटिव वॉशर वूमन, ठीक है। तो उसका उसकी स्टोरी क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। इंग्लैंड की बात है, जैसे कि मान लो कि ऐसे मिनरल्स जैसे खोद के निकालते हैं, ठीक है, डिग करके निकालते हैं, बड़े बड़े क्रेन्स होती है, तो वहाँ पे माइंस बन जाती है, मतलब कि कोयले की खदान होती है ना, वैसे ही माइंस बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे सिटी जैसी बन जाती है और लोग वहाँ पे ही रहते हैं। तब क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर एक खदान थी, तो वहाँ पे लोग रहते थे, रोज़ उनका काम वही था कि खुदाई करना, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते थे। तो वहाँ पे जो है वो कपड़ा धोने के लिए एक आप बोल सकते हो धोबन थी, धोबन। एक दिन क्या हुआ कि सभी के कपड़े आ रहे थे, तो सभी के कपड़े कैसे होंगे, तो मिट्टी वाले होंगे, ठीक है, पत्थर और सब गिरता है तो मिट्टी वाले होंगे, खुदाई चल रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक खुदाई वाले ने कपड़े देने के लिए वहाँ पे गया धोबन के पास, फिर उससे बात करने लगा। तो बात करते करते वो कपड़े धोने लगी। तो कपड़े धोते धोते वो जो कपड़े धो रही थी, वो जो आदमी है वो खुदाई करने वाला, वो देख रहा था। उसने क्या देखा कि कपड़े उसने क्या किया, थोड़े भिगा दिए और बाल्टी के अंदर पाउडर डाल के रख दिए और फिर थोड़ा स्टर किया, मतलब कि ऐसे घुमा दे ना, वैसे किया, तो झाग निकल आया बाहर, ठीक है, वहाँ पे झाग निकल आया। उसके बाद उसने देखा कि वो झाग जो है उसमें कुछ चमक रहा है, ठीक है, ऐसे आप सन की लाइट में देखोगे तो चमक रहा है। तो उसने क्या किया कि उस झाग को लेके देखा ऐसे, फिर ऐसे रब किया, ऐसे अनजाने में रब हो गया होगा। तो रब किया तो उसको पता चला कि बीच के अंदर, झाग के अंदर कुछ है, मतलब कि अगर मान लो कि आप चीनी हाथ पे रखोगे और रगड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो है, ठीक है ना। कुछ भी आप रखोगे, कंकड़ रखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन बीच में कुछ रखोगे तो पता चलेगा। तो वही हुआ, उसने देखा कुछ तो है। फिर उसने क्या किया, उसको लेके अपने मालिक के पास गया, मतलब कि उसका मैनेजर होगा उसके पास गया, मिस एवर्सन या ऐसा कुछ नाम है बुक के अंदर, तो मिस्टर एवर्सन या एंडरसन कुछ भी होगा, अपने को कोई लेना देना नहीं है, अब सिर्फ स्टोरी समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उसने जब इसका मतलब कि मेजरमेंट किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया उस पर, तो पता चला कि वो जो है वो PbS था, मतलब कि वो एक टाइप की मिनरल थी, PbS मतलब कि लेड सल्फाइड, ठीक है, वो हमें मिली, गैलाना बोलते हैं उसको। तो उसको पता चला कि ये तो झाग में से ऊपर आ गई। तो मतलब कि अगर आपको सल्फाइड वाली कोई मिनरल होगी तो वो झाग के साथ ऊपर आ सकती है। तो यही मेन कॉज था, जो एक मेथड नहीं आ गई, उसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड। ये मेथड जो है वो इससे ही इजाद हुई, फ्रॉथ फ्लोटिंग। ओके, यहाँ पे फ्रॉथ क्या है, दिस इज, हम बोल सकते हैं हमारी भाषा में क्या बोलेंगे इसको, बबल्स जो बनते हैं ना, बबल्स वाला झाग जो बनता है वो फ्रॉथ है, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब कि ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो बहुत सारी और ऐसी होती है वो बहुत ही पार्टिकल लाइट होता है, जैसे कि ये हमारे सल्फाइड वाले ने केस में हुआ,
ठीक है। तो ये मेथड किस पे बेस्ड है? दिस मेथड is based on the wetting properties of ores and gangues with water and oil। वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक जो है बहुत ही लाइट होगी तो ऊपर फ्लोट कर जाएगी बबल्स के साथ, और एक जो है वो क्या नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। यूजुअली गैंग्स जो हैं वो अर्थी पार्टिकल्स हैं, अर्थी इंप्योरिटीज हैं, मतलब कि धूल कंकड़ मिट्टी वो तो नीचे ही बैठ जाएंगे, ठीक है ना। कोई ऐसे पार्टिकल हो गए, ठीक है, लाइट, तो वो क्या होगा, झाग के साथ ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, ओनली सल्फाइड ओर्स के लिए ही इसे यूज किया जाता है। ओके, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, तो अब इस मेथड में है क्या वो देख लेते हैं। एक कंटेनर होता है बड़ा, ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, यहां पे मैं ले लेता हूं, दिस इज द बिग कंटेनर। यहां पे इस एंट्रेंस से और गैंग डाली जाती है, पाउडर डाला जाता है विथ वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, ये मिक्सचर ऐसे आ जाएगा, ओके। समझ में आया आपको? पूरी बात समझाता हूं। इसके ऊपर एक रोटेशन फैन जैसा आता है, मतलब कि अभी जो सब रोटेटर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे अंदर जो है वो फैन जैसा एक ये होगा, उसके अंदर यहाँ से पाइप होगा जहाँ से क्या जाएगी, एयर जाएगी, क्योंकि एयर बहुत ज़रूरत है उसकी बबल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो एयर जाएगी, और ये जो है फैन घूमेगा नहीं अंदर, ठीक है। ये रोटेटर है, ये क्या है, रोटेटर। आप की मम्मी जब दाल बनाती है तो उसको घुमाती है ना, ठीक है, तो वो तो उसके अंदर तो झाग नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर ऑयल ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर झाग हो सकता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है, उसका रोटेटर नीचे से होता है, बस वही है चेंज, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर डालेंगे फ्रोथर्स, मतलब कि फ्रोथ क्रिएट करने के लिए हम डालेंगे पाइन ऑयल, जो इजीली यूज होता है, पाइन ऑयल डालेंगे, विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू ऑल नो दैट ऑयल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नॉन पोलर इन नेचर। जो कार्बन वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था 11th केमिस्ट्री के अंदर, 12th चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन के जो भी कंपाउंड्स है, ग्रुप नंबर 14, तो वो कार्बन फैमिली, कार्बन जो भी बनाएगा वो कौन सा बॉन्ड से बनाएगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होता नहीं है, तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रो शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जो भी बनेगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, उसमें पोलैरिटी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के साथ ही रिएक्ट करेगा, मतलब कि जुड़ेगा, पोलर पोलर के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है ना। पोलर कभी भी नॉन पोलर के साथ जुड़ेगा नहीं, उल्टा भागेगा। इसीलिए ऑयल और पानी जो है वो एक दूसरे से भागते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते,
ठीक है, वैसे जैसे कि पेट्रोल विच इज ऑल कार्बनिक कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने वाटर के अंदर यहाँ पे पाइन ऑयल डाल दिया विच इज वेरी यूजफुल बिकॉज बाय यूजिंग पाइन ऑयल वी क्रिएट फ्रोथ्स। फ्रोथ मतलब कि क्या, झाग। ठीक है, तो अब जैसे ही पाइन ऑयल यूज करेंगे तो क्या होगा, ये ऑयल गेज है, पाउडर है, तो फ्रोथ बनेगा, मतलब कि झाग बनेगा। यहाँ पे पूरा झाग बन जाएगा, बबल्स बबल्स बबल्स। बबल के कहां से आए, तो एयर नीचे जा रही है तो क्या बनेगा, झाग बन जाएगी। ठीक है, ऐसे झाग बनेगी, इतनी ज्यादा झाग बनेगी, इतनी ज्यादा झाग बनेगी। ठीक है, बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। अब गैज जो है, गैज सॉरी गैग बोल दो, गैंग बोल दो, सॉरी गैज बोल दिया मैंने, गैंग या मैट्रिक्स बोल दो। तो गैंग जो है वो तो अर्थी पार्टिकल्स है, वो तो नीचे बैठ जाएंगे, मिट्टी धूल कंकड़ जो भी होगा वो नीचे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये घूम रहा है तो नीचे गैंग बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लाइट पार्टिकल्स है विच इज ऑफ सल्फाइड और, ठीक है, वो क्या होगा, ये झाग जो बन रहा है उसके साथ ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सल्फाइड ऑर्स होगी या फिर मिनरल्स बोल दो। ठीक है, या तो हम देखें तो ऑर्स ही होगा, क्योंकि कन्वेंशनली मिनरल, क्योंकि मिनरल ही और है, लेकिन और को मिनरल नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर भी चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फाइड और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऊपर फ्लोट के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे आएगी, यहां से वो यहां पे कैसे आएगी, तो इसको लाने के लिए यूज होता है कलेक्टर्स। क्या होता है, कलेक्टर्स, वो भी इसके अंदर डालना पड़ता है, इस मिक्सचर के अंदर कलेक्टर्स डालने पड़ते हैं। कलेक्टर्स मतलब कि फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड्स या फिर जेंथेट्स एक्सेट्रा, ये भी कार्बनिक कंपाउंड ही है। लेकिन आपने 10th स्टैंडर्ड में, आपको याद नहीं होगा, हमने जब ये जो डिटर्जेंट बनाया था, डिटर्जेंट क्यों यूज होता है, मतलब कि मैल निकालने के लिए, तो ये वैसे ही है। फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बन के लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड होते हैं, जिसका एक पार्ट जो है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो जो है पोलर होता है विच इज वाटर लविंग। ठीक है, और ये जो पार्ट है जिसकी टेल पार्ट है, ये हेड पार्ट है। हेड जो है वो वाटर लविंग होता है, और ये जो है वो नॉन पोलर होता है, जो वाटर हेटिंग होगा, रिपेलेंट बोल सकते हो, वाटर एट्रैक्टिंग बोल दो यहाँ पे। ठीक है, ये फैटी एसिड है। तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ही नेसेसरी है इसको ऊपर लाने के लिए। कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमने कलेक्टर डाले, ठीक है, वो कलेक्टर क्या करेंगे, ये सभी और है, ये सभी क्या है, और है। और यू ऑल नो दैट सल्फाइड का मतलब है S2 माइनस, विच इज अगेन क्या है, पोलर है। क्या है, ये पोलर है, और वाटर से वो ज्यादा क्या है, वो एट्रैक्टिव है। तो ये क्या करेंगे, इसका जो हेड पार्ट है जो पोलर है, वो पोलर के साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा। ये पार्ट पोलर के साथ कंबाइन हो जाएगा, और के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये टेल वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वाटर रिपेलेंट है। वाटर क्या है, रिपेलेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा हो वाटर रिपेलेंट, मतलब कि वाटर है इसके अंदर, लेकिन वाटर लविंग जो पार्ट है वो क्या होगा, और के साथ, और की जो सल्फाइड थी, यहाँ पे हमने मान लो कि लेड सल्फाइड लिया, तो ये सल्फाइड के साथ ये हेड जो है वो क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा सभी और के साथ। ठीक है, ऐसे पूरा मिसलेस बनाया था ना 10th के अंदर, आपने देखा होगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये पार्ट जो है वो तो क्या है, वाटर रिपेलेंट पार्ट है। क्या है, वाटर रिपेलेंट पार्ट है। और ऑयल जो है वो क्या हो रहा है, झाग बन के ऊपर जा रही है, पाइन ऑयल, फ्रोथस मतलब कि जो फ्रोथ बनाएगी। तो ये तो पार्ट है, वो तो बोलेगा कि हमको तो वाटर के साथ कुछ करना नहीं है, हम तो भागेंगे। तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर ऑयल की झाग बन रही है, विच इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑयल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नॉन पोलर, और ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है। तो ये जाके झाग के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये झाग के साथ कनेक्ट हो गया,
मतलब कि इनडायरेक्टली क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये झाग जो है वो और के साथ कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट किसने किया, इस कलेक्टर ने किया। ये क्या है, कलेक्टर, इसने क्या किया, इनडायरेक्टली दोनों को जोड़ दिया। तो यहां पे आपको सभी क्या होगा, और यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप ज्यादा करोगे ये पूरी झाग जो है वो यहां पे आ जाएगी और आपको एक सेपरेट और यहां पे मिलने लगेगी। ठीक है, ऐसे पूरी और जो है वो यहां पे आ जाएगी विथ फ्रोथ। ठीक है, इसको इस साइड भी रखा होगा वैसा ही। ओके, लेकिन अब क्या होता है कि बहुत झाग जो है वो निकलते फिर वापस से, वो बबल्स एयर के होते हैं तो फूट जाती है। अगर ऐसा होगा, अगर ये झाग जो है वो अगर बोलो कि ये एयर से ही बनती है झाग, तो अगर वो फूट जाएगी तो वापस से और नीचे चली जा सकती है। इसीलिए यहां पे एक थर्ड जो है वो इसे बोल सकते हैं हम यहां पे बोल सकते हैं फ्रोथ स्टेबिलाइजर। स्टेबिलाइजर मतलब कि स्टेबिलिटी रखते हैं, जो फ्रोथ है वो बन के वापस से टूट ना जाए और स्टेबल रहे, इसलिए फ्रोथ स्टेबिलाइजर यूज होते हैं, जिसमें नॉर्मली एनिलिन और क्रेसोल वो यूज होता है। ठीक है, ये फ्रोथ स्टेबिलाइजर क्या करेंगे, उसका मेन काम है कि फ्रोथ को, झाग को रिमेन रखना, तो वो भी यहां पे डाले जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड जो है वो क्या है, क्लियर। एनिलिन और क्रेसोल जो है वो क्या करते हैं, हेल्प टू स्टेबिलाइज द फ्रोथ। ओके, क्लियर, समझ में आया। ओके, अब मानो कि यहां पे तो सल्फाइड ही, अगर मानो कि और भी क्या हो, सल्फाइड हो और गैंग भी क्या हो, सल्फाइड हो, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस के अंदर डी प्रेजेंट्स आर एडेड। एक नई टर्म है डी प्रेजेंट्स। ठीक है, वो ऐड किया जाता है। यहां पे एक एग्जांपल है डी प्रेजेंट का, NaCN इन केस ऑफ ZnS। ये गैंग है, इसको हमें निकालना है, ये तो और है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, NaCN स्टॉप्स ZnS टू रिएक्ट विथ फ्रोथ, मतलब कि उसको ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाने नहीं देता ये NaCN। मतलब कि यह क्या करता है, सोडियम साइनाइड करता क्या है, तो ये रिएक्शन करता है वो ZnS के साथ, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na ट्वाइस ZnCN4 प्लस, अब ये दो Na इसके साथ रिएक्शन कर गए। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दो वो होंगे वो Na2S बना लेंगे, और ये जो है वो वाटर सोल्यूबल है, तो ये वहां पे ही रह जाएंगे, मतलब कि ऊपर नहीं जा सकते। तो कौन जाएगा ऊपर, यही जाएगा। मतलब इस केस के अंदर जहां पे और भी क्या होगा, सल्फाइड वाला होगा और गैंग भी सल्फाइड वाला होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर हमें और को निकालना है तो डी प्रेजेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो गैंग को ऊपर जाने से रोकता है। ओके, क्लियर, समझ में आया, तो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स है उसकी लास्ट प्रोसेस है लीचिंग। ठीक है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। दिस इज अ केमिकल प्रोसेस in which the ore
is soluble in suitable solvents। यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्स को सोल्यूबल किया जाएगा सूटेबल सॉल्वेंट्स के अंदर और इम्प्योरिटी निकाली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे Al2O3 वाली जो रिएक्शन है वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, मतलब कि बॉक्साइट में से कैसे एल्यूमिनियम प्योर को निकालते हैं। बॉक्साइट के अंदर गैंग होती है, मतलब कि मैट्रिक्स होती है SiO2 की, ठीक है। इसकी सिलिकॉन ऑक्साइड की क्या होती है, ये मैट्रिक्स होती है। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये एक बेयर प्रोसेस है, वो आगे हमने 11th में भी देखी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, Al2O3 जो है इसकी रिएक्शन होगी 2NaOH और H2O के साथ, ठीक है। अराउंड 32 से 35 बार का प्रेशर और अराउंड 473 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इसके अंदर जो सिलिका होगा, ठीक है, ये रिएक्शन कर देगा NaOH के साथ और ये बना देगा अराउंड सोडियम सिलिकेट बना देगा ये, ठीक है। ये क्या बना लेगा, सोडियम सिलिकेट बना लेगा ये, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ये जो है वो बना देगा Na2AlOH4, ठीक है। ये कंपाउंड बना देगा, ये और ये दोनों रिएक्शन करके, क्योंकि ये तो सिलिका से रिएक्शन कर देगा, ये सोडियम सिलिकेट बना देगा और ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा, ठीक है। जो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से क्या मिलेगा हमको, Al2O3XH2O प्लस 2NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये जो है वो हाइड्रेटेड Al2O3 है। जब हम हाइड्रेटेड Al2O3 को अराउंड 1400 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे अराउंड 1400 केल्विन पे, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा और हमें प्योर Al2O3 मिल जाएगा, प्योर, और XH2O निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये प्योर Al2O3 मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ये H2O आएगा, बैलेंस नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। तो ऐसे हम Al2O3 में से SiO2 को निकाल देंगे इस रिएक्शन से, ठीक है। यहाँ पे बुक में कितना दिया हुआ आप देख लेना, मैंने 1400 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कितना दिया हुआ आप देख लेना, ओके। चलो इतना नोट करो, आगे चलते हैं। अब हमने Al2O3 को SiO2 से निकाल दिया, लेकिन बहुत सारी नेटिव ओर्स भी है जिसको इस मेथड के को यूज करके प्योर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओरम Ag एंड platinum like native ores are pured by leaching method using Cn माइनस, मतलब कि यहाँ पे KCN यूज होता है या फिर NaCN यूज होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मेटल को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेटल इज इक्वल टू Au Ag या फिर Pt, 8 KCN ले लेता हूँ मैं, 2H2O प्लस O2। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2
के फोर हो जाएगा, नहीं 2 ही होगा, रहने दो, 4 है ना, 8 है ना, तो 4 हो जाएगा, 4 MCN ट्वाइस, ठीक है, ये बनेगा। प्लस ये जो इसके अंदर क्या है, ये एक OH निकाल दो, सॉरी यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे ये 2 OH, यहाँ पे ये 2 O, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 4 हाइड्रोजन, तो ये इसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, मतलब कि कितने हो गए, 4 OH हो गए ना। तो यहाँ पे 4K डाले तो 4KOH डाल दो, ठीक है। कैसे हुआ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन थे ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ज़्यादा थे तो वो यहाँ पे आ गए तो 4OH बन गए, ठीक है। तो वो और यहाँ पे से 4K बाकी थे, वो 4KOH बना दिए। अब जब इसकी रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक के साथ करेंगे तो क्या होगा, इस मेटल को रिप्लेस कर देगा ये जिंक, तो मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब ये होगा 4 है ना, तो K2 जिंक 4, ठीक है, ये बना लेगा। और यहां पे क्या बनेगा, CN4 जिंक, ये बनेगा K2 Zn, और ये मेटल निकाल देगा, ठीक है, 4M ही निकालेगा मेटल। एक बार देख लेता हूँ क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे जो है वो 2 मोल लिए हुए हैं, ठीक है, मतलब कि 2 के बुक में ऐसा लिया हुआ है, लेकिन आप अगर ऐसा लोगे तो यहाँ पे आपको Zn के 2 मोल यूज़ करने पड़ेंगे, 2 Zn यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 2 Zn यूज़ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे डाल दो तो ये भी बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा K2, ठीक है, 4K है ना, तो वो हो गया, तो ये 2 इसको भी लग जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, ये भी 4 × 2 8, तो ये बराबर है, और 4 मेटल निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन भी करोगे तो ये भी सच्ची है, सही है, ठीक है, और मोल्स या अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो भी कोई ये नहीं है, सेम ही है, ठीक है, बैलेंस किया हुआ है बस। तो आप बुक की रिएक्शन भी ले सकते हो और ये भी रिएक्शन ले सकते हो। यहाँ पे मेटल मतलब कि Ag होगा या Au होगा या प्लेटिनम होगा, ठीक है, ओके। चलो ये नोट डाउन करो, फिर आगे हम चलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और, ठीक है। अब मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और के अंदर से, जिसको हमने कंसंट्रेट किया, अभी ये सब कंसंट्रेटिंग मेथड थी, अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और के अंदर से, जिसके से हमने गैंग निकाल दी, मैट्रिक्स निकाल दी, ठीक है, उनमें से हमें क्या करना है, मेटल को निकालना है, ओके। चलो ये नोट करो, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड और फ्रॉम कंसंट्रेटेड और, सॉरी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, तो नॉर्मली जो ओर्स के सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड फॉर्म, कार्बोनेट फॉर्म्स जो होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्साइड होंगे उसका रिडक्शन होगा तो वो मेटल निकलेगी ना, इसलिए पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन रिडक्शन करके ऑक्साइड में से मेटल को निकालते हैं, ठीक है। मतलब कि रिडक्शन मतलब 1 टाइप ऑफ ऑक्सीजन निकालना, तो ऑक्साइड्स मतलब कि ऑक्सीजन ऐड करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनका सबका हम ऑक्साइड फॉर्म्स बनाएंगे। तो नॉर्मली 2 प्रोसेस यूज होती है, फर्स्ट इज कैल्सिनेशन एंड सेकेंड वन इज रोस्टिंग,
ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड? फर्स्ट जो है वो क्या है? कैल्सिनेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल फॉर्म into their oxides form in presence of limited air supply, that means O2, or no air supply. कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, या फिर लिमिटेड O2 की सप्लाई देंगे या फिर नहीं देंगे, O2 की सप्लाई नहीं देंगे। लेकिन जो रोस्टिंग है उसमें क्या होता है? रोस्टिंग के अंदर क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स फॉर्म इनटू देयर oxides form in presence of excess air supply, that means O2 supply. ओके, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में यही चेंज होता है कि इसके अंदर या थोड़ी सी एयर देंगे या फिर नहीं देंगे, और इसके अंदर ज़्यादा एयर देनी चाहिए, मतलब कि देनी उसमें देते हैं। इतना क्लियर? कोई डाउट इसमें? समझ में आया? ओके, अब कैल्सिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैल्सिनेशन में क्या होता है। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन। हाँ, अब इनका जो अब बोल सकते हो ना, इनका जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट दोनों प्रोसेस का इंस्ट्रूमेंट है रिवर्बेटरी फर्नेंस। ये एक नाम का फर्नेंस है, रिवर्बेटरी, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ रिएक्शन देखनी है। कैल्सिनेशन जो है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है, या फिर कार्बोनेटेड फॉर्म, या कार्बोनेट्स लिख लेता हूँ मैं, कार्बोनेट्स फॉर्म या कार्बोनेट फॉर्म, और यहाँ पे होंगे हाइड्रेटेड फॉर्म। इनको हमें ऑक्साइड फॉर्म में बनाना है, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड में ले लो FeOH3, ठीक है। FeOH3 को अगर हम हीटिंग देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा Fe2O3, और यहाँ पे क्या निकलेगा, Fe2O3 है ना, तो मान लो कि 6H2O, ठीक है, ये निकल जाएगा, Fe2O3 है ना, 3, अच्छा हाँ बराबर, ओके, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ये ऑक्साइड मिल जाएगा हमें हाइड्रोक्साइड का। कार्बोनेट में क्या होगा, CaCO3 MgCO3, इसको अगर हम मतलब कि हीटिंग देंगे तो क्या होगा, CaO बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2CO2 निकल जाएगा। अगर बैलेंस नहीं है तो कर लेना, ठीक है, 2CO2 नहीं CO कुछ प्रॉब्लम है, बैलेंस करना पड़ेगा ना, CO3 6, यहाँ पे CO2 बस O2 तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे O2 चलो निकाल देते हैं, बैलेंस करना है इसलिए 3O2 कर नहीं सकते, क्योंकि फिर बैलेंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन देख लेना। हाइड्रेटेड मतलब कि इसमें क्या होगा, मोलिक्यूल होगा पानी का, तो क्या बन जाएगा Al2O3, और ये पानी वाला निकल जाएगा फॉर्म, ओके, हाइड्रेटेड फॉर्म जो है वो पानी वाला निकल जाएगा, ओके। तो आप देखोगे तो यहाँ पे
क्या निकल रहा है? इन दिस मेथड सम वॉलेटाइल कंपाउंड, जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स है वही निकल रहे हैं, कंपाउंड्स आर रिमूव्ड इन एब्सेंस ऑफ एयर। O2 लिख लो या फिर एयर लिख लो, दोनों चलेगा, ठीक है। वॉलेटाइल कंपाउंड यहां पे निकल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट इसमें कैल्सिनेशन में? ओके, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर का पहली मेथड है। अब हम रोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो रोस्टिंग जो है, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर सल्फाइड ऑर्स। ओके, सल्फाइड ऑर्स के लिए वो मोस्टली यूज होती है, ठीक है। या फिर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूव unwanted matrices or elements like phosphorus, arsenic, sulfide, etc. ओके, इनको निकालने के लिए भी ये यूज होती है। ओके, तो कैसे यूज होती है? जनरली क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मैंने बताया कि उनको हीट किया जाता है, लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़े बिलो टेम्परेचर पे उनको हीट किया जाएगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द ओर आर स्ट्रांगली इन अ हीटिंग प्रोसेस विथ एक्सेस ऑफ O2 या फिर एयर। सो दिस सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड reacting with excess O2। वो ज़्यादा ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा इसके साथ रिएक्शन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ले लो ZnS, 2ZnS ले लो, इसकी रिएक्शन होगी 2O2 के साथ, 3O2 कर दो, फिर बैलेंस कर देंगे। तो क्या बनेगा, ZnO2 बन जाएगा, 2ZnO2 है ना, 2ZnO बन जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा, 2SO2, ठीक है, ये निकल जाएगा, मान लो कि ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस है ना, एक बार देख लेते हैं, लोचा ना हो, 3 × 2 6, हाँ चलो। PbS तो सेम फंडा, सेम चीज़, 2PbS और सेम सल्फर निकल जाएगा, ठीक है। सेम की बात करो तो Cu2S। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का 1 है, ठीक है। कॉपर जो है वो वेरिएबल वैलेंस शो करता है क्योंकि वो D ब्लॉक का एलिमेंट है। 3O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2Cu2S और 2SO2 निकाल देगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? कोई इसमें कोई प्रॉब्लम? तो यही था, रोस्टिंग क्या है वो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने रोस्टिंग के बारे में बताया और कैल्सिनेशन के बारे में बताया, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड
कार्बोनेटेड और बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी उन्हें हमने कैल्सिनेशन से निकाला था, और दूसरी जो सल्फाइड वाली थी और बहुत सारे नेटिव एलिमेंट्स दूसरी इम्प्योरिटी थी एलिमेंट की, आर्सेनिक थी, फॉस्फोरस थी, उसे हमने बोल सकते हैं ना, आपने क्या बोला मैं भूल गया वापस से, रोस्टिंग से निकाला था। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है कि कैल्सिनेशन में हम O2 का जो यूज है वो बहुत ही लिमिटेड करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जहां यहाँ पे रोस्टिंग में क्या करते हैं हम एक्सेस अमाउंट में O2 का यूज करते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट मैंने आपको बताए थे, उसकी रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है रोस्टिंग वाली, कि आर्सेनिक की इंप्योरिटी होगी तो उसमें अगर ज्यादातर ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड बना देगा। वैसे ही यहाँ पे टीन होगा तो टीन की इंप्योरिटी ऐसे निकाल दी जाएगी, यहाँ पे सल्फर होगा तो सल्फर की इंप्योरिटी निकालेंगे, यहाँ पे फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरस की इंप्योरिटी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो हम अब क्या कर सकते हैं, तो हम रिडक्शन करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑर्स टू ऑब्टेन क्रूड मेटल्स। ओके, तो पहली प्रोसेस जो है वो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच metal is extracted from its oxide form। ओके, मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ऑक्साइड फॉर्म में से। ओके, उसे स्मेल्टिंग बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने देखा कि while doing स्मेल्टिंग, जब हम स्मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले थे या फिर कर रहे हैं, सम ऑफ नॉन फ्यूजेबल एसिडिक और बेसिक impurities with gangue or matrix are still present in those metal oxides। हमने जो मेटल ऑक्साइड्स बनाए, क्योंकि सल्फाइड्स तो अब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, फिर कार्बोनेट थे वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, फिर हाइड्रेटेड फॉर्म थे वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोक्साइड फॉर्म थे वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। तो भी जब हम रिडक्शन करने वाले थे तब हमें पता चला कि थोड़ी और इंप्योरिटी है जो एसिडिक है और बेसिक है, ठीक है, वो अभी भी गैंग के साथ, मतलब कि मिक्स इंप्योरिटीज है जो नॉन फ्यूजेबल है। ठीक है, नॉन फ्यूजेबल है, इसका मतलब है भी रिडक्शन कर ही नहीं सकते, पहले इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक है और हमें मालूम है कि हमने सभी पूरे मेटल के जो भी और थी उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ना तो कार्बोनेट फॉर्म में होगा, ना तो फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होगा, या ना फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, ना फिर सल्फाइड फॉर्म में होगा। ये किसके फॉर्म में होगा? दोज एसिडिक और बेसिक impurities are in their oxide forms। ये भी क्या होगी? देयर ऑक्साइड के फॉर्म में ही होगी, है ना। ये भी इंप्योरिटी होगी, वो भी ऑक्साइड फॉर्म में ही होगी, क्योंकि मेटल को ऑक्साइड बनाया तो इसको भी ये भी ऑक्साइड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें मालूम है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमको ये मालूम है, आगे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, तो वो जो है वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, और जब नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एसिडिक ऑक्साइड वाली इंप्योरिटी होगी, इंप्योरिटीज होगी, तो वो किसकी होगी? नॉन मेटल ऑक्साइड होगी।
ऑक्साइड्स होंगे इम्प्योरिटी में, अगर बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, इम्प्योरिटीज होगी, तो वो क्या होगी, मेटल के ऑक्साइड्स होंगे इम्प्योरिटी में, ठीक है ना। तो अभी मालूम है कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइजेशन करना हो तो एक के अंदर दूसरा मतलब कि ऑपोजिट प्रॉपर्टी वाला ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड हियर, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यूज हो सकता है। अ न्यूट्रल ऑपोजिट property substance named as flux is added। यहां पे क्या होगा, फ्लक्स नाम का कोई ऑपोजिट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस ऐड होगा। अगर एसिडिक ऑक्साइड होगी, अगर मान लो कि हमारे पास मेटल और है और उसके अंदर मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, बेसिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास इंप्योरिटी में बेसिक ऑक्साइड है तो हमें एसिडिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मान लो कि हमारे पास एसिडिक इंप्योरिटीज हैं, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, बेसिक फ्लक्स, तो हमें मिल जाएगा स्लैग विच इज न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो स्लैग है वो क्या होगा, फ्यूजेबल होगा, क्या होगा, फ्यूजेबल होगा, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंस लिख लेता हूं मैं, ये नहीं तो न्यूट्रल कंपाउंड लिख लेता हूं तो अच्छा रहेगा, न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। ये फ्लक्स बेसिक नीचे लिख लेता हूं मैं, बेसिक कंपाउंड। यहां पे एसिडिक इंप्योरिटीज है तो हमें बेसिक डालना पड़ेगा, तो हमें स्लैग मिल जाएगा, ठीक है। ये स्लैग जो है वो क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, और फ्यूजेबल होता है। वो मैं बताता हूं कैसे रिमूव करते हैं। अगर बेसिक इंप्योरिटीज है, चलो इसका एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लो कि एसिडिक इंप्योरिटी है SiO2, तो हम फ्लक्स क्या डालेंगे, कोई भी बेसिक CaO ले लो, तो ये क्या बनाएगा, CaSiO3 बना लेगा, जो स्लैग होगा, और वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा, ठीक है। CaSiO3 बना लेगा, ओके, क्लियर, समझ में आया। ये पहला, ये एग्जांपल पहले का। दूसरा मैं यहां पे लिख लेता हूं, बेसिक इंप्योरिटी ले लो आप, बेसिक इंप्योरिटीज हो, इंप्योरिटी एक ही यहां पे लिख लेता हूं, एक ही लिया है ना, इंप्योरिटी प्लस, यहाँ अगर बेसिक इंप्योरिटी है तो फ्लक्स कैसा होगा, एसिडिक फ्लक्स होगा, एसिडिक कंपाउंड होगा, तो क्या बना देगा, स्लैग सेम ही होगा, स्लैग न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, विच इज फ्यूजेबल। अब यहां पे नहीं लिखूंगा, एग्जाम्पल एक लिख लेता हूं, बेसिक मान लो कि FeO है हमारे अंदर, ऑक्साइड के फॉर्म में ही होगी, ठीक है, तो हम डाल लो कि SiO डाल देते हैं, O2 डाल देते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, FeSiO3 मिल जाएगा, विच इज स्लैग, विच इज न्यूट्रल कंपाउंड, ओके, क्लियर, एग्जाम्पल हो गया, ओके। ये निकाल देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना। तो ये जो स्लैग है वो कैसे निकालोगे आप, स्लैग एक बार न्यूट्रल मिल गया तो स्लैग जो है वो वेट में बहुत ही लाइट होता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं, द फॉर्म्ड स्लैग इज वेरी लाइट कंपाउंड so that we can remove it easily from the surface of molten metal।
मेटल जो मोल्टेन स्टेट में होगी उसके सरफेस में से क्या होगा, हम इसे निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, समझ में आया? तो रिडक्शन करने से पहले ये इम्प्योरिटी आ गई, तो हमें पहले वापस से ये इम्प्योरिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इम्प्योरिटी निकाल देंगे, उसके बाद ही हम रिडक्शन के आगे जा सकते हैं। लेकिन रिडक्शन से पहले भी एक बोल सकते हो कि कंसेप्ट है थर्मोडायनामिक्स का, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो तो आगे चलते हैं। ओके, तो हमने जो स्लैग था उसे निकाल दिया। अब हम रिडक्शन करने से पहले थोड़ी थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं कि इस कंसेप्ट के अंदर, इस रिएक्शन में जिसमें हम मेटल को निकाल रहे हैं मेटल ऑक्साइड से, ठीक है, मतलब कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट को हम थोड़े अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? अगर मान लो कि कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, हमने आगे देखा हुआ है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, या फिर बोल दो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इतना क्लियर? इतना तो सबको आना ही चाहिए। ओके, और इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये चीज तो बहुत ही पहले आ गई, 11th स्टैंडर्ड में से थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 ये आ गई, जहां पे ये क्या है? गिब्स एनर्जी, जो कुछ फ्री एनर्जी होगी जिससे रिएक्शन आगे जाएगी, ये क्या है? एंथैल्पी है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी है। मतलब कि मान लो कि हमने आगे देखा केमिकल काइनेटिक्स में कि रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है, वो कुछ एनर्जी बना के प्रोडक्ट पे जाएंगे रिएक्टेंट में से, तो कुछ यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल्टा ई, वही क्या है? ये डेल्टा एच है। ठीक है, ये E2 माइनस E1 या EP माइनस ER होगा, वही ये डेल्टा एच होगा। ठीक है, डेल्टा ई मतलब कि एंथैल्पी, मतलब कि वो एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो सब आगे 11th में पढ़े हुए हैं हमने। टी क्या है? टेम्परेचर है, और एस क्या है? एंट्रोपी है। एंट्रोपी वाली चीज भी मैंने आपको बताई थी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो क्या, अगर मान लो कि एक डब्बा है, उसके अंदर दो हमने कंपार्टमेंट बनाया, यहाँ पे H2 गैस है, ठीक है, जो रैंडमली घूम रहे हैं, क्योंकि गैस फेज जो होती है उसमें एटम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं। और यहाँ पे O2 है तो वो भी क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कंपार्टमेंट में से हटा दिया, ये तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रैंडमनेस है उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं, रैंडमनेस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस, इनको हमने कुछ स्टर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएंगे, गैस अपने आप मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रैंडमनेस इज मेजर्ड इन एंट्रोपी। ठीक है, तो ये जो है वो इक्वेशन है। ओके, तो अगर हमें रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है हमारा? यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, जिसको क्या करना है? हमें ऑक्सीजन निकालना है, मतलब कि O2 निकाल देना है, मेटल बनाना है, मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। ये कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? मेटल टूटता है, मेटल ऑक्साइड टूटेगा दो कंपार्टमेंट में। डीकंपोजिशन मतलब कोई भी डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब कि वो टूटेगी। ठीक है, तो हमें ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव होगी।
तो ये वैल्यू ये इक्वेशन है हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कौन सी कंडीशन में हमें डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में मिलेगी? तो पहली कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन नंबर 1। इन फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, यहां पे नेगेटिव लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच उससे वो हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नहीं नेगेटिव है ना, तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और टी डेल्टा एस को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा। और हाँ, इस केस में हमें टी डेल्टा एस को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच से ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे ले लूं, अगर मान लो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच इसकी वैल्यू है मान लो कि 200 किलो जूल पर मोल है, एनर्जी है ना इसलिए, और इसकी जो है वो है 500, इन दोनों का टोटल। तो यहाँ पे -300 आ जाएगा, मतलब कि ये पॉजिटिव हमने लिया, ये पॉजिटिव लेंगे तो ही क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, ये तो सॉरी ये डेल्टा एच पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, मतलब कि दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ये बड़ा लेना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अगर डेल्टा एच हम नेगेटिव लेंगे और टी डेल्टा एस भी नेगेटिव लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव, मतलब कि इस केस के अंदर डेल्टा एच ज्यादा होना चाहिए तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये भी नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव में से पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये लाने के लिए अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये ज्यादा लेना पड़ेगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये ज्यादा लेना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, और तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेल्टा एच को नेगेटिव लेंगे और टी डेल्टा एस को पॉजिटिव लेंगे तो भी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ओके, इन दोनों कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए तो ही क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, चलो डेल्टा एस जो है मैं ले लेता हूं यहाँ पे +20 ले लेता हूं मैं। ठीक है, +20, देन डेल्टा टी की वैल्यू ले लेता हूं मैं 600 केल्विन, जूल केल्विन पर मोल इसकी यूनिट है। ठीक है, डेल्टा टी। फिर मैं ले लेता हूं डेल्टा एच की वैल्यू क्या ले लेता हूं मैं, 30,000 किलो जूल पर मोल ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, चलो देख लेते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो केस 1 में क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच क्या है, यहाँ पे मैंने लिया 30,000 माइनस टी क्या है, टी है 600 केल्विन इंटू 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12,000, तो वैल्यू क्या आ गई 18,000 ही है ना, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है ना, तो ये तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है, रिएक्शन जो है रिएक्शन वो नहीं होगी।
हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए तो नेगेटिव चाहिए और यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, चलो अब केस नंबर 2 में मैं क्या करता हूं, केस नंबर 2 में अब केस नंबर 2 में जाने से पहले एक समझा देता हूं मैं। यहां पे हमें मेटल ऑक्साइड को यहां पे तोड़ना है। ठीक है, हमें मेटल ऑक्साइड को तोड़ना है यहां पे। तो एक बात समझो आप, डीकंपोजिशन रिएक्शन है और मैंने आपको बताया कि जब दो गैस अलग अलग होंगे तो उसकी एंट्रोपी में चेंज आ सकता है। मतलब कि दो गैस अलग अलग होंगे, यहां पे तो सिर्फ एक ही गैस है, ऑक्सीजन ही है यहाँ पे। ठीक है, वो भी इस साइड पे है, मतलब कि इसकी जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं हियर द रिएक्शन कंटेन्स ओनली वन गैस, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सेम ही होगी। इवन यहां पे आप देखोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। क्यों, सिर्फ डीकंपोजिशन हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन। मतलब कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए हमको ही हीट देनी पड़ेगी ना, तो डेल्टा एच भी कांस्टेंट ही होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो बदल क्या सकता है इस केस में, वी ओनली कैन चेंज टेम्परेचर हियर, हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यही चेंज कर सकते हैं। ये और ये तो कांस्टेंट है क्योंकि रिएक्शन ही ऐसी है डीकंपोजिशन वाली, तो टेम्परेचर ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टू ऑब्टेन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। हमको डेल्टा जी की एनर्जी नेगेटिव लाने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, देखते हैं टेम्परेचर क्या होगा। देखो अब यहां पे अगर मान लो कि टेम्परेचर मैं यहां पे डबल ले लूं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब कि कितना लिया था मैंने, 600 लिया था। ठीक है, अगर मैं डबल ले लूं इसका तो कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इतना ले लूं, ठीक है, इतना ले लूं तो क्या हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। तब भी पॉजिटिव नहीं आएगा, तभी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे मान लो कि इतना ले लूं, ठीक है, इतना, तो क्या हो जाएगा, तब जाके 32,000 होगा, तब जाके नेगेटिव में वैल्यू आएगी 2000। ठीक है ना, तब रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। ठीक है, आपको केस लिखना है, ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, 3 केस बताने हैं। पहले 1200 वाला बता दो, इसके बाद 1600 वाला बता दो। यहां पे केल्विन टेम्परेचर 3 केस बताना आप। ठीक है, तब जाके रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। मतलब कि टेम्परेचर हमको इतना रखना है, और इतना टेम्परेचर कुछ खाने की चीज नहीं है कि इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये इतना टेम्परेचर जो है वो इजीली अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, 16,000 मतलब कि अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब तब क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो रिएक्शन भी क्या होगी, फास्टर कंप्लीट होगी। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर अबव 16, या फिर यहां पे लिख लेते हैं हम 15 पे क्या आएगा, हाँ 15 केल्विन, द रिएक्शन कंप्लीट फास्टर। यहां पे मैं यहां पे ये क्यों लिख रहा हूं, यहां पे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना जितना हम 1500 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ी नेगेटिव,
जितनी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही रिएक्शन फास्टर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हम अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन उतने में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट भी पिघल जाएगा, इवन हम बाजू में भी खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है वो अचीव करना इम्पॉसिबल जैसा ही है। ठीक है, मतलब कि ये हम अर्थ पे तो नहीं कर सकते। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू अटेन द हाई टेम्परेचर। ओके, तो यहां पे क्या होगा, अ न्यू टेक्निक is introduced for extracting the metal from metal oxide। एक नई टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए ये टेक्निक से अच्छा है कोई दूसरी टेक्निक यूज़ कर लो। ठीक है, use of reducing agents, use of reducing agents which is far better than this technique। okay, तो इतना नोट करो, आगे चलते हैं। तो एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर अचीविंग है वो बहुत ही इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, कोई वर्कर भी इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता बाजू में होगा तो। ठीक है, बाजू की तो बहुत दूर की बात है, सन का टेम्परेचर हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शन मैंने बताई है, ठीक है, ये जो यहाँ मैंने लिखी है, उसके रिएक्शन के बारे में पहले देखते हैं कि कैसे हम सूटेबल इस रिएक्शन के लिए अगर करना हो तो कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट को मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन है ये 2M2O, यहाँ पे M मेटल है, उसके ऑक्साइड में से यहाँ पे मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो जो रिएक्शन है उसकी डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव 400 है। ठीक है, एट टेम्परेचर 600 केल्विन। ओके, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। जो कार्बन जो है वो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, इसकी डेल्टा जी क्या है, +600, सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है, ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये भाई तो करेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। आपको मालूम है रिएक्शन कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसको नेगेटिव लाने के लिए टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, 600 केल्विन टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। ये जो दोनों रिएक्शन है वो आगे जाएगी ही नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, अब क्या करो, रिवर्स द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाओगे तो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, क्योंकि रिवर्स इक्वेशन की तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर रिएक्शन रिवर्स करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू ये है, तो ये रिएक्शन सीधे ही दे देगा, मतलब कि कार्बन खुशी खुशी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये रिएक्शन जो है वो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स किया, वो इक्वेशन नंबर 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो ये भी 600 केल्विन की बात कर रहा हूं कि 600 केल्विन पे ये जो है वो इजीली रिएक्शन कर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो देखो डेल्टा जी की, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जी की उतनी ही रिएक्शन फास्टर कंप्लीट होगी, वो मैंने आगे लिखवाया है। ठीक है,
तो यहां पे क्या होगा, हमें क्या करो, इक्वेशन 1+3 करो। 1+3 मतलब कि ये इक्वेशन 2m2o, कोई सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा, CO2। दोनों 600 केल्विन टेम्परेचर पे ही है, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे तो ये O2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जब आप कार्बन ऐड करोगे, ठीक है, तो 4m और कार्बन क्या होगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा और मेटल को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, और इसकी डेल्टा जी क्या आ गई, -200। कौन से टेम्परेचर पे, 600 केल्विन के टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर 600 केल्विन पे हम इजीली मेटल को ऑक्साइड में से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। किसके यूज से, इस बाइकार्बन के यूज से, विच इज जो हमने फाइंड किया, जिसे हम बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इस रिएक्शन के लिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने क्या किया, M2O को क्या किया, उसको रिड्यूस कर दिया। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हमने देखा था कि वो इजीली कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो उसने क्या किया कि इसमें से ऑक्सीजन लेके खुद कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इससे क्या हुआ, मेटल क्या मिल गया हमें, प्योर फॉर्म में मिल गया। समझ में आया। और वो जो रिएक्शन है वो कितने पे हो गई, 600 केल्विन पे ही हो गई। फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन किससे पता चलता है, डेल्टा जी की वैल्यू में क्या मिली, नेगेटिव मिली, ठीक है। तो जो रिएक्शन हमने 600 पे देखी थी ना, 600 पे देखी थी, ठीक है, वो हमें 1600 पे देखी थी, वो हमें 600 पे मिल गई, ठीक है। तो हम सिर्फ हमें यही पता करना होता है कि कैसे हम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को हम मतलब कि इंट्रोड्यूस कर सके रिएक्शन में अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्साइड को क्या करेगा, निकाल देगा, और मेटल वैसे ही प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये कहां से आया, ये कहां से आया कि इस टेम्परेचर पे इसकी डेल्टा जी की वैल्यू ये नेगेटिव होगी, ऐसा सब। तो ये जो है वो हमें एक ग्राफ से पता चलेगा। जो ग्राफ जो है एलंगम ग्राफ, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नोट डाउन कीजिए, नोट बनाइए। बहुत सारी चीजें जो है वो बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आई थिंक तो स्लैग वाली चीजें वो छोटे दिया है कि नहीं दिया है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन छोटे पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, वो एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर में क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है, ठीक है। तो हमें तो पढ़ना ही है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे।